हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको यही आइडिया नहीं होता है कि आईपीओ क्या होता है। उनको ऐसा लगता है कि आईपीओ कुछ नया वर्ड है। तो आज हम यही सीखेंगे कि आईपीओ क्या होता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि इनिशियल का क्या मतलब होता है। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। पब्लिक मतलब हम जैसे लोग जो रिटेलर्स होते हैं और इनको ऑफरिंग करना। आपको एक बड़े अच्छे एग्जांपल के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और इनका जो मेन नेचर ऑफ बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है, वो है स्वीट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। लिख देते यहाँ पे, ये इसका मेन नेचर ऑफ बिजनेस है। तो मैं ऐसा भी मान के चलता हूं कि इनका जो मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, वो है मुंबई में, वो है ठाणे में, मान के चलते हैं। ठीक है। तो और इस कंपनी को आप ऐसा समझ के चलो कि बस 6 या 7 महीने का टाइम पीरियड हुआ है और इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाना शुरू किया। अब 6-7 महीने हो गए, उसके बाद और 1 साल हुआ और जो डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के, उनको काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया। तो आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी जब मतलब बनती है तो उनका जो मेन रीजन ये होता है कि हमेशा वो प्रॉफिटेबल रहे और लोगों को अच्छा सर्व करे। तो ये क्या करेंगे कि इनका जैसे भी पहला जो ऑफिस है, मेन प्राइमरी जो ऑफिस है, वो है अभी ठाणे में रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर उनकी फैक्ट्री पड़ी हुई है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमको ठाणे में तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे अभी दिल्ली में हो गया, कोलकाता में भी करना है, चेन्नई में करना है और हैदराबाद में भी करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 सिटीज लिखी फॉर एग्जांपल कि ये जो कंपनी है इनको यहाँ पे भी एक्सपांशन के लिए अपनी फैक्ट्रीज या फिर ऑफिसेस ओपन करने हैं। ठीक है। तो देखिए अब इनके पास अभी जैसे एक्सपांशन अगर इनको करना भी होगा तो कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ से फंडिंग कर सकते हैं। सबसे जो पहला जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्टर्स। इस कंपनी के जो भी मालिक होंगे वो अपने जेब से जितना पैसा दे पाएंगे उतना दे सकते हैं। ये तो आपको भी समझता है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि उन्होंने उस 1.5 साल में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उस कंपनी ने 1 साल में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया और उनको अगर दिल्ली में जाना है तो उनको प्लस 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है, उनको टोटल चाहिए 4 करोड़ रुपए। तो उनको टोटल मिला के 4 करोड़ की जरूरत है। इसमें से 1 करोड़ उनके पास है, लेकिन बाकी और उनको 3 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है। तो अभी देखते हैं कि इनके पास और क्या क्या सोर्सेस है जहां से ये पैसा जमा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने जो भी प्रॉफिट बनाया उसमें से 1 करोड़ रुपए वो दे पाए ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उनको 3 करोड़ की जरूरत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि अब ये जितनी हेल्प हो सकती थी इन्होंने कर दी हुई। दूसरी है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थर्ड वन एंजल इन्वेस्टर्स। फोर्थ प्राइवेट इक्विटी फंड्स, या फिर इसको ही हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। और जो 5th पॉइंट है उसमें है बैंक्स। आइए पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। डायरेक्टर्स ने 1 करोड़ रुपए, उनकी जो कैपेसिटी थी उन्होंने उतनी फंडिंग दे दी। दूसरी बात, अब रहे फ्रेंड्स और फैमिलीज। तो फ्रेंड्स और फैमिलीज में से जिनको भी इनके बिजनेस पे विश्वास होगा वो उनको फंडिंग करेंगे। तो ऐसा मान के चलते हैं भाई कि किसी भी की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 3 करोड़ रुपए दे सके या फिर 1 करोड़ रुपए भी नहीं दे पाए, तो इनको हम सीधा कैंसिल ही कर देते हैं कि इन्होंने इनको 1 भी रुपया नहीं दिया। अब इनके पास जो सबसे जो ताकतवर हथियार था वो है एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक ये ऐसे लोग होते हैं, जैसे देखिए ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि एंजल मतलब होता है फरिश्ता। तो इनको बस और बस उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और उनका किस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये चीज चेक करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली उनको फंडिंग दे देंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। अगर मान लो कंपनी ने प्रॉफिट किया तो इनका प्रॉफिट है, अगर कंपनी डूब गई तो इनको लॉस है, बस। तो ऐसा मान के चलता हूं कि इन्होंने इनको 3 करोड़ की फंडिंग नहीं दी।
तो ये भी कैंसिल हो गए। फिर फोर्थ वन आता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स या फिर वेंचर कैपिटल। तो बेसिकली वेंचर कैपिटल मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या फिर वो लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। तो वो क्या करेंगे, उनके पास का जितना भी इनके साइड से जितना भी हो सकेगा वो उसको फंडिंग देने की कोशिश करेंगे। अगर इनको उस कंपनी पे उसके एक्सपेंशन पे उनके बिजनेस पे अगर विश्वास रहेगा तो ये पॉसिबल है। सारे के सारे केसेस में यही है कि उनको उनके बिजनेस पे विश्वास है या नहीं। तो हम ऐसा मान के चलते कि इनको भी विश्वास नहीं था तो इन्होंने भी मना कर दिया। ठीक है, अब बैंक से जैसे तो बैंक्स ने क्या बोला कि हम आपको 3 करोड़ का लोन दे देंगे। चलो ठीक है, हम ऐसा मान के चलते कि ये तो अग्री हो गए। अब इन्होंने क्या किया, अब ये 3 करोड़ तो इनको बैंक के साइड से मिल गए थे, तो इनके पास अभी टोटल 4 करोड़ की फंडिंग आ गई। सही बात है। तो अब इन्होंने अपना जो सक्सेसफुली दिल्ली में भी जो ऑफिस है वो ओपन कर लिया। अब दिल्ली में ऑफिस ओपन किया उन्होंने या फिर फैक्ट्री ओपन की, वहां से उन्होंने 1-2 साल तक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, अच्छा रेवेन्यू कमाया। उससे बैंक का जो भी मतलब इंस्टॉलमेंट्स आ रही थी, ईएमआई आ रही थी, तो उसको भी वो पेमेंट कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब इनके 2 ऑफिस हो गए। कहाँ कहाँ पे, एक हो गया मुंबई ठाणे में और दूसरा हो गया दिल्ली में। अब डायरेक्टर्स को ऐसा लगा कि यार अभी हम ना मतलब काफी ज्यादा फेमस हो गए, हमारी अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा नाम हो गया। अब हमको ऐसा लग रहा है भाई कि हमको थोड़ा सा दूर, जैसे ये कोलकाता हो गया, यहाँ पे भी एक्सपेंशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब इनको पड़ रहा है कि भाई अब इनको और फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब क्या होगा कि 2 साल में और मतलब जो जगह वगैरह होती है, जो रेंट वगैरह होता है वो काफी ज्यादा महंगा हो गया। अब इनको क्या हो रहा है ना कि 4 करोड़ की जगह ऐसा भी हो सकता है कि अब इनको जरूरत पड़ रही है 6 करोड़ रुपए की। अब इनके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार अब मैं वापस से फंडिंग कहाँ से लाऊंगा। अब ये वापस से अप्रोच करेंगे फ्रेंड्स और फैमिली से, बराबर है। अब ऐसा मान के चलते कि इन्होंने फिर से इनको मना कर दिया। अब इन्होंने बोला, अभी ये एंजल इन्वेस्टर्स के पास गए तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, पिछली बार तो हमने आपको फंडिंग नहीं की थी, पर इस बार नहीं क्या, हमने आपका परफॉर्मेंस देख लिया, अभी हम आपको 6 करोड़ रुपए की फंडिंग दे देते। ठीक है, तो अभी इनके पास 6 करोड़ रुपए की फंडिंग आ गई। 1-2 साल वहां पे भी कारोबार बहुत अच्छा चला, तो हम ऐसा मान के चलते कि अभी इनका कोलकाता में भी जो एक ब्रांच थी वो भी खुल गई। 1-2 साल वहां पे भी काम अच्छे से चलने के बाद फिर इनको ऐसा है कि हमको और एक्सपेंशन करने की जरूरत है। तो डायरेक्टर के दिमाग में आया भाई कि चलो अभी हम चेन्नई में ऑफिस ओपन करेंगे। तो अब इनको ऐसा लगा कि एक सैचुरेशन पे आ गई है कंपनी। ऐसा किसको लगा, एंजल इन्वेस्टर्स को। इनको ऐसा लगा भाई कि अभी चलो ठीक है, कंपनी ने जितना एक्सपेंड करना था हो गया, और इनको अगर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इनको पैसे की जरूरत पड़ गई। अब देखिए, इन्होंने जो इनको 6 करोड़ रुपए दिए थे, कब, जो कोलकाता में जब इनको एक्सपेंशन करना था तो 6 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए थे एंजल इन्वेस्टर्स ने। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा जितना भी शेयर बन रहा है 6 करोड़ के ऊपर का, जितना भी प्रॉफिट इनके हिस्से में आया होगा, तो 6 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा मांग लेंगे। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टर को झटका पड़ जाएगा। उनको लगेगा कि यार मतलब हमको भी हमने नहीं क्या चेन्नई में एक्सपेंड करने की भी सोची है और एंजल इन्वेस्टर हमको बिल्कुल टाइम पे पैसा मांग रहे हैं। तो अब ऐसा मान के चलते हैं भाई कि 6 करोड़ से ऊपर और जितना भी प्रॉफिट इनका आ रहा होगा वो पूरा एंजल इन्वेस्टर को दिया जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली इन लोगों ने क्या किया कि उस कंपनी से एग्जिट लेने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। अब आप सोचो, ऑलरेडी बैंक से इसने लोन लेके रखा है और भाई बैंक्स बोल रहे हैं कि हम आपको और लोन नहीं दे सकते भाई, जितनी लिमिट थी हमने आपको ऑलरेडी दे दी। प्राइवेट इक्विटी फंड्स वाले इन्होंने भी ऑलरेडी मना कर दिया था और अब ये दोबारा से मना ही कर रहे हैं। क्यों, ये मना क्यों करेंगे, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। तो इनके लिए बस यही पॉइंट काफी होगा कि एंजल इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे हैं तो हम भाई फंडिंग क्यों दें। ठीक है, तो अब देखिए जो डायरेक्टर्स लोग होंगे इनके पीछे काफी एक बड़ा मतलब जो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि अभी हम नहीं क्या वापस से और फंडिंग कहाँ लाएंगे, क्योंकि हमको तो अभी चेन्नई में भी एक्सपेंशन करना है, राइट। तो इसलिए क्या होगा, अभी यहाँ से कब कहीं से पैसा तो आ नहीं रहा, तो इसलिए वो सोचेंगे हम अपना आईपीओ लाएंगे करके। आईपीओ लाने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना, बाकी और कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक बहुत लंबी सी प्रोसेस होती है। अब मैं आपको आइए वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए अभी देखते हैं कि आईपीओ बेसिकली आईपीओ की जरूरत कंपनी को क्यों है या फिर क्यों होती है। हमने जो एग्जांपल लिया था उसके बेसिस पे मैं लिख देता हूं कि व्हाई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, राइट। तो इसमें जो पहला है वो है एक तो एक एक्सपेंशन, कि भाई हमको एक्सपेंशन करना था। कहाँ पे करना था इन लोगों को, जैसे चेन्नई में करना था। ये पॉइंटर हो गया पहला। सेकेंड नंबर का जो पॉइंट आता है वो रहता है डेट, मतलब इनके ऊपर का जितना भी कर्जा है वो भी रिपेमेंट करना है। इन्होंने बैंक से लोन लेके रखा था ना, तो लोन की ईएमआई पे पेमेंट करनी है, तो इनके ऊपर जो कर्जा है उसकी पे पेमेंट करनी है। और तीसरा जो पॉइंट रहता है वो ये हो सकता है कि एंजल इन्वेस्टर्स, एक्चुअली एंजल इन्वेस्टर्स एग्जिट। ठीक है,
तो जो एंजल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने एग्जिट ले लिया, तो ये 3। तो अगर आप इस चीज़ में देखोगे तो इस कंपनी के लिए तीनों रीज़न काफ़ी थे। पहला तो इनको एक्सपांड भी करना था, दूसरा था इनके ऊपर कर्जा था, उसकी टाइमली पेमेंट भी करनी थी, थर्ड था एंजल इन्वेस्टर ने एग्जिट ले लिया था। तो इसके लिए क्या था कि कंपनी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की ठानी थी। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन 3 ही रीजन हो सकते हैं जिससे कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाने की सोचती है। तो अभी हम समझते हैं कि आईपीओ की प्रोसेस क्या क्या होती है और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। इसमें फर्स्ट है कि जो भी कंपनी रहेगी उसको एक इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक एक हायर करना पड़ता है। तो क्या होता है, ये बेसिकली एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि सेबी के साइड से होती है। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि सेबी क्या होता है, वो आगे वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो क्या होता है कि जैसे ये हायर करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक को, तो इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक क्या करेगा, कुछ कुछ जो मतलब जो मेन नेसेसरी जो चीजें होती है वो पहले चेकआउट करेंगे। उनको अगर लगेगा कि सब कुछ सही है तो उसके बाद ही वो आगे की जो प्रोसेस होती है उसके लिए कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला रहेगा ट्रैक रिकॉर्ड, कि भाई ये जो भी कंपनी है इसका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगर मान लो उनका रिकॉर्ड जैसे फ्रॉड वगैरह जैसी कोई चीज अगर रहेगी तो वो कभी उसको अलाउ नहीं करेंगे कि भाई आप स्टॉक मार्केट में आओ। अलाउ क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में आती है तो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि उनका जो पैसा रहता है वो कभी भी नीचे ना जाए। ये इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक का एक वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनका पैसा ग्रो होना चाहिए, ना कि डूबना चाहिए। तो इसलिए वो देखेंगे सबसे पहले कि ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का कैसा रहा है। अगर कोई कम ज्यादा उनको दिखता है तो उसको, उसकी जो प्रोसेस रहेंगी उसको वही पे स्टॉप कर देंगे। सेकेंड पॉइंट रहेगा रिलेशनशिप, कि भाई उनकी पहले की जो रिलेशनशिप्स है, जैसे डायरेक्टर्स में किस तरीके की बॉन्डिंग है, या फिर दूसरी बात ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस कंपनी का बाकी कंपनियों के साथ या फिर बाकी जो भी एजेंसीज रहेंगी उनके साथ किस तरीके की रिलेशनशिप है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनके साथ कम ज़्यादा किया है इसके पहले कभी, या फिर कभी धोखाधड़ी जैसा कोई किस्सा रहा होगा, तो उसको कभी प्रोसेस नहीं होने देंगे। थर्ड जो रहेगा कि वहाँ के जो भी लोग रहेंगे, उनकी जो भी टीम रहेंगी, उनमें किस तरीके की एक्सपर्टीज है। अगर उनको ऐसा समझ में आता है कि चलो ठीक है भाई सारे के सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली कंपनी को एक्सपांड करेंगे और इसका बिजनेस हमेशा ग्रो होता रहेगा, तब जाके वो इसको अलाउ करेंगे। फोर्थ रहेगा, इसको हम बोलेंगे बेसिकली कि रिसर्च किस तरह से है, तो इसमें इनकी क्वालिटी कैसी है। अभी हम एग्जांपल इसी कंपनी का ले लेते हैं जो कि स्वीट्स कंपनी थी। उनका क्या काम था, एक तो मैन्युफैक्चरिंग थी और सप्लाई थी, ट्रांसपोर्टेशन था। तो उनकी जो क्या क्वालिटी है वो किस तरह से है, भाई उनके जो प्रोडक्ट्स है, कोई भी कंपनी हो उसके प्रोडक्ट्स या फिर उनकी रिसर्च है वो किस तरह से है। इसमें और एक पॉइंट ये है कि उनकी जो रेप्यूटेशन है वो किस तरह से है। तो अगर हम देखें तो जो ट्रैक रिकॉर्ड और जो रेप्यूटेशन वाला जो पॉइंट है बेसिकली वो कनेक्टेड है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहेगा इसका मतलब ये कि वो रेप्यूटेड रहेगी, अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो रेप्यूटेशन भी अच्छी नहीं रहेगी। तो ये है हमारी बिल्कुल स्टेप 1। अगर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक उनको अलाउ करता है और वो देखता है कि सारी की सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उनको ऐसा समझ में आता है कि चलो ठीक है एवरीथिंग इज ओके, तो उसके बाद ही वो क्या करेंगे, स्टेप 2 के लिए प्रोसेस करेंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं कि स्टेप 2 क्या होता है इसमें। तो इस आईपीओ के प्रोसेस में जो सेकंड स्टेप रहता है वो ये है ड्यू डिलीजेंस एंड फाइलिंग्स। तो बेसिकली देखी जाए तो ये प्योरली लीगल प्रोसेस है। प्योरली लीगल प्रोसेस, इसमें क्या क्या रहेगा बेसिकली कि एक पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे बेस्ट एफर्ट्स कमिटमेंट और दूसरा है फर्म कमिटमेंट। तो इसमें क्या लिखा रहेगा, इसके अंदर बेसिकली एक डिस्क्लोजर लिखा रहता है। उसमें ऐसा लिखा होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट बैंक रहेगी या फिर जो भी मर्चेंट बैंक रहेगी वो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं कि आपके कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा रहेगा और जो भी लॉस होगा वो लॉस हमारा रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो कंपनी रहेगी जब वो शेयर मार्केट में आती है तो वो सारी चीजों का नॉलेज उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि उनको इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक हायर करनी पड़ती है। तो उनमें एक जो डिस्क्लोजर रहता है उसमें सारी चीजें इंक्लूड रहती है कि भाई अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारा रहेगा, लॉस भी होता है तो भी लॉस हमारा रहेगा करके। तो थर्ड पॉइंट ये रहता है उसमें सिंडिकेट अंडर राइटिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें यह लिखा रहता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर जो मर्चेंट बैंक, तो इनके पास काफी ज्यादा मैनेजर्स रहते हैं, काफी ज्यादा सीए ऑडिटर्स रहते हैं। उनको अगर एक बार के लिए भी ऐसा लगता है कि जो भी कंपनी है उसके जो मैनेजर्स वगैरह है या फिर सीए है वो काफी ज्यादा कम हो रहे हैं, उनके ऊपर लोड अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे वो लिखते हैं कि अगर हमको ऐसा कभी भी लगा
तो हमारे पास के जो ऑडिटर्स या फिर सीए रहेंगे वो अपॉइंट करेंगे और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें दोनों का मतलब एक अग्रीमेंट रहता है। इस चीज के लिए वो अग्री करनी चाहिए, कौन, कंपनी अग्री करनी चाहिए। तो अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके बाद ही थर्ड प्रोसेस के लिए फिर कंपनी प्रोसीड करेगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें थर्ड प्रोसेस क्या है। थर्ड प्रोसेस रहती है कि डीआरएचपी फाइल करना होता है बेसिकली। तो डीआरएचपी क्या होता है, इसको मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ये बेसिकली एक ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट किस बात का, तो इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये इसको सेबी के साथ मतलब एक एक्चुअली समझौता करना होता है या फिर सबमिट करना होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी हुई होती है, सबसे पहले इसमें वो लिखेंगे कि बिजनेस डिटेल्स क्या क्या है भाई आपकी, वही मैं आपको जो समझाया नेचर ऑफ बिजनेस कैसा क्या है। तो इसमें मेन जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्टर्स, कि डायरेक्टर्स के बारे में या फिर प्रमोटर्स के बारे में सारी की सारी डिटेल्स उनको देनी होगी। उनकी जो केवाईसी रहेगी वो सारा इसमें इंक्लूड रहेगा इस चीज में, ड्राफ्ट में। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें वो ये लिखेंगे कि बेसिकली हमको क्या क्या एडवांटेज मिल सकता है। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे अभी स्टॉक मार्केट में एशियन पेंट हो गया, पेंट सेक्टर की अगर हम बात करें बर्जर पेंट हो गया, ऐसे जैसे दो स्टॉक है। अगर कोई अभी एक नई कंपनी है स्टॉक मार्केट में आना चाहेगी जो कि पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो सबसे पहले वो बताएगी कि हमारे पास क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर वो अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए तो ही बात बनेगी, नहीं तो इनका फिर जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करा जा सकता है। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें ये बताएंगे कि हमारे पास जो भी कैपिटल है या फिर हमको जो भी कैपिटल मिलेगा हम उसको किस किस तरीके से अलोकेट करेंगे और किस किस तरह से एक्सपैंड वगैरह करने की जो कोशिश रहेगी उसमें वो यूज करेंगे। बाद में रहेगा फ्यूचर बिजनेस प्लान, जो कि इसी में आ गया कि उनके क्या क्या प्लान्स रहेंगे, उनको यहाँ पे अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करके रखने पड़ेंगे। बाद में रहेगा रिस्क और अपॉर्चुनिटी, क्या क्या आ सकती है वो भी उनको लिखना पड़ेगा। और बाद में जो पॉइंट है वो है पास्ट फाइनेंशियल डेटा। उनको ये बताना पड़ेगा कि हमने सर पिछले टाइम पे इतना प्रॉफिट बनाया। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये डीआरएचपी में होती है, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। उसके बाद जो चौथी स्टेप होती है उसमें रहेगा कंप्लायंसेस रहेंगे और फाइलिंग्स रहेगी। जैसे हमारी कंपनी है प्रॉफिट पल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हमको भी कुछ जो कंप्लायंसेस होते हैं वो एक्चुअली पूरे करने पड़ते हैं, नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इसमें क्या क्या रहता है कि इनको ये जो डीआरएचपी है ये सेबी के साथ सबमिट करना पड़ेगा। बाद में सेबी इसको एनएससी और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गए, मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, तो वो क्या करेगी, इनके साथ डिस्कस करेगी, इनके साथ शेयर करेगी। कंपनी सिक्योरिटीज का जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट है, फिर इसको हम रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं, तो इसके साथ एक अग्रीमेंट बनेगा। इसमें ऐसा लिखा जाता है कि जो भी रूल्स रहेंगे उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकेगा। अगर इन्होंने कंपनीज एक्ट या फिर जो भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेगुलेशन एक्ट है इसके बाहर का ऐसा कोई भी काम किया, अगर रूल्स तोड़ने की कोशिश की, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा पेनल्टीज बैठ सकती है या फिर उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि कंप्लायंसेस और फाइलिंग्स की जब बात की, तो आपने देखा होगा कि कैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मतलब आरबीआई ने सस्पेंड करने का डिसीजन लिया है। वो इसलिए क्योंकि उनके जो कंप्लायंसेस थे, उनके जो रूल्स थे, उनने उसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीजें की जो कि उनके क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे थे। तो क्या होता है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि ये सारी की सारी एक लीगल प्रोसेस होती है। हम एक बार के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मैंने पहले स्टेप 2 लिखा था तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आती है, पर अगर इनको स्टेप 3 और स्टेप 4 करके भी कंसिडर करते हैं तो भी चल सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी लीगल प्रोसेस ही होती है। तो इसमें जो 5th स्टेप इन्वॉल्व होती है वो है प्राइसिंग। तो क्या होता है कि पहला जो इसमें पॉइंट है वो है वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक क्या करता है, उस कंपनी का एक वैल्यू डिसाइड करती है और उस वैल्यूएशन के हिसाब से फिर इशू साइज, इशू प्राइस, लॉट साइज, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे फैक्टर्स उसके बाद आते हैं। तो इसमें देखिए इशू साइज ये भी ज़्यादा जरूरी पॉइंट नहीं है, इसमें जो मेन आता है वो रहता है इशू प्राइस। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आती है तो उसका एक लॉट साइज डिसाइड होता है कि हमको कम से कम इतने लॉट लेने पड़ेंगे, जो कि मैंने नीचे लिख के रखा है। तो हमको इतने कम से कम लॉट लेने पड़ते हैं और एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ सबसे पहले कि प्राइस बैंड क्या होता है। वैल्यूएशन के हिसाब से एक इशू साइज निकलता है और उसके हिसाब से फिर प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। अब ऐसा मान के चलते हैं कि एक जो कंपनी है जो हमने पहले लेके रखा था, जो कि स्वीट मैन्युफैक्चर करता था, तो उसमें ऐसा मान के चलते हैं कि ₹180 से लेके ₹200, राइट।
तो ये जो प्राइस बैंड है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने डिसाइड किया, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो ये जो मिनिमम जो वैल्यू रहता है और ये मैक्सिमम रहता है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोर प्राइस और इसको हम बोलेंगे कैप प्राइस। तो जो फ्लोर प्राइस रहेगा वो कभी भी मिनिमम रहेगा और जो कैप प्राइस रहेगा वो कभी भी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कि लॉट साइज अगर इन्होंने डिसाइड किया 20, ठीक है, कंसिडर करते कि 20, तो क्या होगा कि जो जैसे मान के चलो अभी इसका आईपीओ हो रहा है कंपनी का, तो मैं आईपीओ के लिए अगर अप्लाई कर रहा हूं तो मैं 180 से लेके 200 तक के कोई भी एक प्राइस बैंड पकड़ूंगा। जैसे मैं लेके चलता हूँ रुपीज 190, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 रुपीज से, तो 3,800 रुपये निकल के आ रहे हैं। तो मुझे कम से कम 3,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3,800 रुपये की पेमेंट नहीं करूंगा, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए तभी जाके मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो क्या हुआ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब इसका क्या मतलब है कि 180 मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज कितना डिसाइड हुआ था 20 का। तो इसको अगर हम लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये निकल के आ रहे 3,600 रुपये। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 3,600 का और मैक्सिमम कितना रहेगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 20, इसका मतलब हुआ ₹4,000 रुपीज। तो 3,600 से लेके 4,000 तक इसका क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट रहेगा बेसिकली, और उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ रहा है 3,600 रुपये। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि स्टेप 5 में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद नहीं का जो 6 पॉइंट आता है वो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए मैं उसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये 6 स्टेप है जो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर मर्चेंट बैंक ही करती है। वो क्या करती है, सबसे पहले तो उस कंपनी का वैल्यूएशन वगैरह निकालने के बाद किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ये डिसाइड करेगी। तो यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर इन्वेस्टर, सेकंड लिखा मैंने इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर इन्वेस्टर, थर्ड लिखा रिटेल इन्वेस्टर्स। इसको मैं आपको कैटेगराइज करके बताता हूँ। तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स है, इसको हम बोलते हैं HNI। ये नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी ज्यादा फंड्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड है क्या, रजिस्टर्ड नहीं है, पर उसके पास काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल रहते हैं इनके पास 50% का कोटा होता है। जैसे कंपनी को जितने भी फंडिंग की जरूरत है, जैसे पिछले वाले केस में क्या था, हमने ऐसा दिखाया था कि उनको कुछ 4 या 5 करोड़ की मतलब नीड थी पैसे की। पर बेसिकली अगर हम रियल लाइफ में देखेंगे तो कोई भी कंपनी जब स्टॉक मार्केट में आती है तो उनका बजट जो होता है वो कितने तो भी 1000 करोड़ का होता है। तो उसमें से जो 50% कोटा रहेगा वो रहेगा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स का। बाद में जो फिर इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स आते हैं, इसमें बेसिकली 2 लोग आते हैं। इसको हम बोलते हैं DII, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और जो FII होते हैं, एक FII को हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नाम से समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रजिस्टर्ड है और जो कि इंडिया के हैं, और फॉरेन मतलब इंडिया को छोड़ के जो भी बाहर के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको हम बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इनका जो कोटा होता है ये भी बिल्कुल फिक्स होता है और वो होता है 15%। तो जितना भी मतलब जितने भी कैपिटल की जरूरत उस कंपनी को है, जितने रुपए का वो IPO लेके आ रही है, उसमें से 50% इनके लिए अलॉटेड होता है। इसके लिए होता है 15% कोटा। और बाद में जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम जैसे लोग जो कि नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं अपने हिसाब से, जैसे 1 लॉट हो गया, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, जो कि हजारों लॉट्स के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इनका जो कोटा होता है वो फिर बाकी का होता है जो कि है 35%। ठीक है। तो इस तरह से जो मर्चेंट बैंक होती है या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो उस कंपनी का पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन करती है नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए, इंस्टीट्यूशनल के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और उसमें सबसे जो मेन बात ये रहती है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो बेसिकली इस चीज का एडवर्टाइजमेंट भी करती है कि भाई हमने आप लोगों के लिए इतना निकाला है, तो इसमें 50% में कितना पैसा लगेगा, मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर पाओगे, 15% में कितना आएगा और 35% में कितना आएगा, इस तरह से।
अभी ये जो आईपीओ की प्रोसेस है इसमें अभी तक हम स्टेप 6 तक पहुंचे हैं। अभी बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है वो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना। आइए मैं थोड़ा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आईपीओ प्रोसेस का एकदम लास्ट स्टेप है जो कि है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें ये एनएसई पे हो सकता है या फिर बीएसई पे और बोथ। एनएसई पे भी लिस्ट करी जा सकती है, बीएसई पे भी, या फिर दोनों पे भी लिस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी को जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। इसमें देखिए सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा बिडिंग या फिर ऑफर। इसमें क्या रहेगा कि ये ओपन रहेगा, एक्चुअली 3 से 5 दिन तक ओपन रहेगा। बोलने का क्या मतलब है, जैसे हमने अभी इसके पहले जो स्टेप थी उसमें हमने ये देखा था कि जो कंपनी का जो एक्चुअली मिनिमम और जो मैक्सिमम जो वैल्यू निकल के आई थी, जिसको हमने फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस बोला था, वो थी 180 से लेके 200 रुपीज तक। तो आईपीओ के लिए जो अप्लाई करने का टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 3 से लेके 5 दिन का। इसको हम बोलेंगे बिडिंग या फिर ऑफर, ठीक है। उसके बाद रहेगा उसके बाद क्या रहता है कि जैसे आपके पास जो भी डीमैट अकाउंट है, जो भी आपका स्टॉक ब्रोकर है, उसके साथ आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है, तो वहां से तो उसका जो भी यूपीआई है वहां से डायरेक्टली पेमेंट करके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक चीज है। तो क्या होता है फिर, अब मान के चलो हमने उसको 200 रुपीज के हिसाब से और 20 लॉट्स उसकी जैसे थी, तो हमने उसमें 4000 रुपये से अप्लाई कर दिया था आईपीओ में, और 3 से 5 दिन का टाइम था, तो हमने दूसरे तीसरे दिन ही उसमें अप्लाई करके रख दिया था। अब ऐसा हुआ कि हमको वो मिल गया, हमारा मतलब एक्चुअली जो एप्लीकेशन था वो अप्रूव हो गया। तो उसमें क्या होगा फिर, वो जो कंपनी थी जो हमने लिखा था XYZ स्वीट्स करके, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो क्या होगी कि 3 दिन के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। 22 तारीख को एप्लीकेशन ओपन हुआ था और ये ऐसा मान के चलते कि 27 को क्लोज हो गया। तो 27 तारीख को क्लोज होने के बाद ये क्या बोल रहा है कि 3 दिन के बाद क्या होता है, लिस्ट हो जाती है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि 30 को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। इंडिया में पहले ये 6 दिन था, मतलब अगर हम 27 को करते और 30 तारीख तक का महीना मान के चलते तो एक्चुअली 3 तारीख को लिस्ट होना था। और अभी कुछ टाइम से रूल बदल गया है और अब ये 3 दिन में ही मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है। ये बस इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, और जो भी बाकी की फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे सेम डे हो जाता है। जैसे मान के चलो अगर 27 तारीख को एप्लीकेशन क्लोज हो गई तो 27 तारीख को लिस्ट हो जाएगी, मतलब काफी ज्यादा एडवांस है वो लोग। आपको मैं और एक बात ये बता दूं कि जैसे हमने वहाँ पे 200 रुपीज के हिसाब से अप्लाई करके रख दिया था, तो यहाँ पे हम मान के चलते हमारा कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। पर इसके पहले क्या होता है, हमको ये पता नहीं होता कि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस रहेगा वो 200 रुपीज से ओपन होगा, हो सकता है कि वो 170 से ओपन हो जाए या फिर 250 से भी ओपन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसको अगर हम रफ लैंग्वेज में बोले तो बहुत सारे लोग इसको डब्बा भाव बोलते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम को डब्बा भाव बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि एक ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आता है। जैसे 200 रुपीज का उसका जो कैप प्राइस था, तो हो सकता है कि उसमें लोगों ने इतने ज्यादा एप्लीकेशन डाले कि उसका जो शेयर प्राइस था डायरेक्टली 250 रुपीज से ओपन हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 200 रुपीज पे ओपन हुआ और उसके बाद पूरे दिन भर वो बढ़ता ही रहा। तो अगर हमको 200 रुपीज के ऊपर की प्राइस मिल गई तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम प्रॉफिट में आए, जैसे हमने आईपीओ के लिए अप्लाई किया। और अगर उससे कम में आता है तो हम लॉस में रहेंगे। बाकी फिर वो इन्वेस्टर की इच्छा होती है कि अगर वो लॉस में है तो उसको होल्ड करके रखना है या नहीं, या फिर वो विद इन सेम डे उसको सेल भी कर सकता है। अगर मान के चलो भाई उसको बस आईपीओ में उसने इसलिए अप्लाई किया था कि ओपनिंग में उसको प्रॉफिट मिले, तो जो भी एप्लीकेंट था वो क्या करेगा, उसी दिन उस कंपनी के शेयर बेच देगा और प्रॉफिट अपने डीमैट अकाउंट में ले लेगा। और जिसको भी लॉस हो रहा होगा वो अगर उसको बिजनेस पे फिर भी विश्वास होगा तो उसको होल्ड करके रखेगा, और बाद में जब भी कंपनी प्रॉफिट में आएगी एक तो उसको राइड करेगा या फिर उससे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा कि बेसिकली कोई भी जो कंपनी होती है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों होती है, क्या क्या रीजंस होते हैं, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद उसको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। और उसकी जो भी प्रोसेस थी मैंने सारी की सारी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी पूरी प्लेलिस्ट है आप उसको जरूर देखिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने की इच्छा होगी तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक कवर अप करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।